तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन क्या है ये हम लोगों को पता है, लेकिन एक बार उसको डिराइव कर लेते हैं। सो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का आपका रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कॉन्केव मिरर की हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, दिस इज अ कॉन्केव मिरर। This is the pole of the concave mirror again. ठीक है, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, रूल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है कि आपकी एक इंसिडेंट रे आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो सपोज दैट दिस इंसिडेंट रे, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम ए बी नाम दे देते हैं। दिस इंसिडेंट रे ए बी इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये फोकस से पास होगी। ठीक है, अब यहां पर हमको एक चीज समझना है कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट की रे इस तरीके से लेता हूं, ठीक है, या फिर ऐसा समझिए कि एक इंसिडेंट रे आपकी ओर है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली निकलती हुई आपके मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, सो दैट रे विल एक्ट एज दी नॉर्मल। ठीक है, वो रे कैसा एक्ट करेगी, आपका नॉर्मल के जैसा एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल होगा, ठीक है, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री के ऊपर जाऊं, अगर मैं इस मिरर में जो हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो भी चीजें हमने यहाँ पे की है, अगर मैं इसको ज्योमेट्री के थ्रू प्रूव करना चाहूँ, देन हाउ आई एम एबल टू डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो एंगल ए बी सी जो आपको दिखाई दे रहा है, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल एफ बी सी। ठीक है, आपका एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ बी सी के बराबर होगा। इसको सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए बी सी will be equals to what, angle FBC। ठीक है, why, because of the laws of reflection। ठीक है, laws of reflection। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो एंगल ABC है वो किसके बराबर है, आपका एंगल FBC के। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरा एंगल देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि आपकी जो रे ए बी है, दिस इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इफ दिस बोथ रेज आर पैरेलल देन दिस बीसी इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर आपके दोनों रेज पैरेलल हैं तो ये जो बीसी है ये इस पे एक ट्रांसवर्सल के जैसा एक्ट करेगा। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा बराबर। क्यों हो जाएगा बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम, सिंस AB is parallel to principal axis, BC acts as transversal। किसके जैसा एक्ट करता है, ट्रांसवर्सल के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो उससे उस हिसाब से क्या होता है आप लोगों के लिए कि जो आपका एंगल ABC है,
ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है आपका एंगल एफ सी बी के, इस वाले एंगल के, ठीक है, एंगल एफ सी बी। रीजन में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे देखी। अगर देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, तो वी कैन सी दैट LHS पार्ट ऑफ बोथ दिस इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट आपका RHS पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल एफ सी बी, ऐसा मुझे मिल जाएगा। एंगल एफ बी सी मेरा किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो एंगल एफ सी बी भी क्या हो जाएगा मेरा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, मैं अभी एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं एफ सी बी, ठीक है, ये ट्राइंगल में कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एफ सी बी, ठीक है बेटा, एक चीज समझो कि इस ट्राइंगल के दो ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल हैं, ठीक है, दिस टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल जिसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो हम मान के चलते हैं कि उसके दो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो साइड्स बराबर एंगल के ऑपोजिट होती हैं वो भी आपकी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर है, देन दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल। इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी, एफ सी, ये बराबर होगी किसके, इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है दैट इज एफ बी, ठीक है। तो एफ सी आपकी किसके बराबर हो गई, एफ बी के बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ पे रीजन में हम लिख सकते हैं क्या, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। अब यहां पर एक हमको अजम्पशन करना होगा, ठीक है, वन अजम्पशन इज टू बी मेड, ठीक है। और अजम्पशन क्या होने वाला है हमारा, हमारा अजम्पशन ये होने वाला है कि मेरे मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। मेरे मिरर का अगर अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो सारे एंगल्स एक तो बहुत छोटे हो जाएंगे, और ये जो मेरी इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी ज्यादा करीब आ जाएगी। अगर मेरी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के काफी ज्यादा करीब आ जाती है तो उससे होगा क्या, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ कि सपोज करो इफ दिस इज द अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है, ये आपका मिरर का अपर्चर है, ठीक है, इफ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर मेरी इंसिडेंट रे काफी ज्यादा पास में आ जाती है तो ये वाली लाइन देख रहे हो ना एफ बी, ये एफ बी, ये जो एफ बी है ना बेटा ये एफ पी के नियरली इक्वल हो जाएगी, है ना, ये जैसे दो लाइंस में बनाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा करीब आती जाएगी ना, जितना इनके बीच का एंगल छोटा होता जाएगा, ये उतनी ही ज्यादा बराबर होने की इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बराबर होंगी तो ही बराबर होंगी, बट नियरली इक्वल में इनको बोल पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन में हम क्या लिखेंगे कि आपका मिरर का अपर्चर काफी छोटा है। अजम्पशन क्या है, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। मिरर का अपर्चर अगर आप लोगों का छोटा है तो उससे होगा क्या कि आपका जो एफ बी है वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, एफ पी के, एफ बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एफ पी, ठीक है। ये चीज आप लोग सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, ठीक है, बट वी नो दैट, हमको एक चीज पता है, क्या पता है हमको
कि जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो किन दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एफ सी प्लस एफ पी। ओके, एफ सी प्लस एफ पी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपका, तो इस इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जो एफ बी है वो एफ सी के भी बराबर है और एफ बी है जो वो एफ पी के भी बराबर है। ठीक है, इट मीन्स जो एफ सी होगा आपका वो एफ पी के भी बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ से एफ सी को हटाकर मैं एफ पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर इक्वल्स टू व्हाट, एफ पी प्लस एफ पी। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, आर इक्वल्स टू 2fp, और fp क्या है आपकी, फोकस से लेके पोल तक की दूरी होती क्या है आपकी, फोकस से लेके पोल तक की दूरी होती है आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2f। इट मीन्स जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की होती है डबल, या फिर अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो वो होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोग अच्छे से याद रखना। पहले के टाइम पे जब आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्जाम होती थी तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप सभी लोग इसको याद रखना। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, जिसकी बेसिस पे हमारे आने वाले न्यूमेरिकल्स हमको करने होंगे, दैट इज मिरर फार्मूला। ओके, और 2 फार्मूले होंगे जिसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, वी विल डू दैट। तो देख लेते हैं आपका मिरर फार्मूला क्या है, तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद अपन देखेंगे कि आपका मिरर फार्मूला क्या है। ओके, सो 2 फार्मूलेज आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे मिरर, पहले हम ये समझे कि मिरर फार्मूला आपका होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो मिरर फार्मूला होता है, इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन 3 पैरामीटर्स। हमको ये 3 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताता है। किस किस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, सो कहाँ से रिलेशन आया, दैट यू विल गोइंग टू बी स्टडी इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, अभी के लिए हमको केवल ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मुझे क्या बताता है कि मेरा हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, एंड also it tells us about the relation between the object distance and the image distance. So how it is going to tell us कि जो रेशियो होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दैट इज द मैग्निफिकेशन। सेम आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, सॉरी इमेज डिस्टेंस का जो रेशियो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इट ऑल्सो गिव्स अस द मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये वाला तो हमको समझ में आता है, ये मैं शायद आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर हायर क्लासेस। ओके, तो ये 2 चीजें आपकी हो जाती है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अब यहाँ से अगर हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ये फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाली है। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपसे पूछ लिया किसी क्वेश्चन के अंदर कि इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, देन विच टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका एम पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, और मिरर के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी इमेज का मैग्निफिकेशन आपका, सॉरी अगर आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, तो वो इमेज नेसेसरीली किस मिरर से फॉर्म की गई होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी द आंसर, क्योंकि कॉन्केव मिरर आपका एक केस में रियल इमेज बनाता है, तो एक केस में आपका वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये जो सारे फॉर्मूलेज मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से आप लोग लर्न कर लेना, और हमारी अगली क्लास में हम इसी चैप्टर पे मिरर की बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर, और डेफिनेटली आप ये मान के चलिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपको मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे 100%।
ठीक है. सो विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल.